तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और एक नए वीडियो लेक्चर में सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट पर। आज मैं कंप्लीट करवाने वाला हूं यहां पर वीकली मॉक टेस्ट 3। ये ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए था, लेकिन यदि कोई व्यक्ति इसे हमारी एप्लीकेशन पे देना चाहता है तो वो कहाँ से दे सकता है, मैं बता देता हूँ। उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और यहाँ पर एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट ये आपको टाइप करना है, जो कि इस यूट्यूब चैनल का नाम भी है। इसी नाम से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। पहले आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर यहाँ पर आप ये जो 3 डॉट देख रहे हैं इनके ऊपर क्लिक करिएगा। यहाँ पर आपको फ्री मटेरियल, यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा हुआ आएगा फ्री मटेरियल, और इसके ऊपर क्लिक करिएगा। आपको ये टेस्ट फ्री में देने को मिल जाएगा। अब जैसे कि मैं आपसे ये कह रहा था कि यहाँ पर ये टेस्ट हमारे लिए किन किन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत अच्छा होगा, तो आरपीएफ जो अभी आने वाली है, एसएससी की अभी जो एमटीएस एग्ज़ाम आने वाली है वो भी, और एनवीएस जो है नवोदय विद्यालय समिति, ये जो भी एग्ज़ामें आ रही है इसको कंसीडर करते हुए ये टेस्ट बनाया गया है। अब हम बात करते हैं बिना किसी देरी के। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूँ, एप्लीकेशन के ऊपर बहुत सारे कोर्सेस भी हैं जिनके बारे में मैं आपको अलग से वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दूंगा। अभी हम बढ़ते हैं इस लेक्चर में इस एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की बिना किसी देरी के। अब एक एक करके क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो हमें कहा गया है, प्रश्न पढ़ना है, प्रश्न समझना है कि नवनीत, यदि नवनीत की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल में 18 से भाग दें तो समीर की आयु प्राप्त होती है। तो सबसे पहले जितना हमने पढ़ लिया उसी को समझते हुए हम यहाँ पर इक्वेशन बना लेते हैं। तो नवनीत की आयु को मैंने यदि n माना तो वर्तमान आयु में से मैंने क्या घटाया, 6 घटाया, और फिर शेषफल यानी इसको घटाने के बाद जो भी आएगा उसमें मैं 18 से डिवाइड करता हूं, क्योंकि मुझे कहा गया शेषफल में 18 से भाग देना है, तो हमें समीर की आयु मिलती है। मतलब ये जो भी होगा ये किसकी आयु होगी, ये होगी समीर की आयु। कमलेश की आयु 5 वर्ष है, ये एक एक्स्ट्रा डिटेल है, हम अलग से लिख लेते हैं कि ये कमलेश जो है ये 5 ईयर का है, तथा समीर कमलेश से 2 वर्ष छोटा है। यहाँ पर हमें एक और इक्वेशन मिली कमलेश और समीर के बारे में। जानकारी ये है कि यहाँ पर ये कमलेश समीर से 2 वर्ष, समीर कमलेश से 2 वर्ष छोटा है, तो ये बेसिक इक्वेशन बन गई। अब इसके बाद में क्योंकि हमें कमलेश के बारे में पता है कि ये जो है ये 5 वर्ष का है, तो हम समीर की आयु अपने आप कहेंगे कि 3 वर्ष आ गई है। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये 5 को इधर ले जाओगे तो 3 साल समीर की आयु आ गई। अब क्योंकि हमारे पास समीर की आयु आ चुकी है जो कि कितने साल की है, 3 साल की, तो मैं यहाँ से n की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो 18 या 54 54 और n इक्वल्स टू, इसको इधर लेके गया तो 54 प्लस 6 इक्वल्स टू हो गया 60, यानी कि नवनीत की जो मुझे आयु मिली है वो 60 ईयर मिली है। लेकिन अभी मैंने पूरा प्रश्न पढ़ा नहीं था, ये तो जो भी मुझे दिया गया उसके आधार पे मैंने किया। प्रश्न क्या है, नवनीत की वर्तमान आयु कितनी है, तो इनडायरेक्टली हमने पहले ही निकाल लिया था, नवनीत की आयु जो है वो 60 ईयर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमसे कहा गया कि बंबई एक्सप्रेस दिल्ली से बंबई, ध्यान देना शब्दों को महत्व देना है, बंबई एक्सप्रेस दिल्ली से बंबई के लिए 2:30 पर खुलती है यानी चलती है। राजधानी एक्सप्रेस, 2 एक्सप्रेस हैं, पहली बंबई एक्सप्रेस थी, अब नई एक्सप्रेस की बात हो रही है। राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से बंबई के लिए उसी दिन 4:30 यानी 16:30 का मतलब होता है दोपहर के 4:30 पर खुलती है यानी चलती है। तो अभी इसको हम समझ लेते हैं। यहां पर ध्यान देना, पहली जो है दिल्ली और ये रही बंबई जो कि अब हो गया है मुंबई। तो यहां पर हमको कहा गया कि एक दिल्ली से बंबई जा रही है और एक बंबई से दिल्ली जा रही है। तो पहली वाली जो है वो 2:30 पर निकल गई है और दूसरी वाली जो है 16:30 यानी 4:30 पर निकली है।
यदि बम्बई एक्सप्रेस की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, बम्बई एक्सप्रेस की, यानी जो इधर से इधर जा रही है, ध्यान देना कंफ्यूजन शब्दों का हो सकता है। बम्बई एक्सप्रेस उसकी चाल हमें देके रखी हुई है 60 किलोमीटर पर आवर, तथा राजधानी एक्सप्रेस की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा ये हो गई। प्रश्न पूछा वे दोनों दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी, दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी। अब ध्यान देना है इसको, यहाँ पर एक ट्रेन है जो 2:30 बजे यानी कि 2:30 पर निकल रही है, और ये 4:30 बजे, मतलब ये अकेली कितने देर तक चलेगी, 2 घंटे तक। तो 2 घंटे यानी कि 2 आवर्स में ये कितनी दूर तक चली जाएगी, तो ये चली जाएगी 2 आवर्स में 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 120 किलोमीटर, यानी कि ये ट्रेन 120 किलोमीटर चल चुकी है। अब इसके बाद में हमसे आगे कहा गया वे दोनों कितनी दूरी पर मिलेंगी, मतलब मिलेंगी कहीं तो। अब पहले हम ये पता कर लेते हैं कि कितने समय में मिलेंगी, कितने समय में मिलेंगी। तो समय निकालने के लिए इनके बीच की अभी वर्तमान दूरी कितनी है जब दोनों ट्रेनें चलना चालू करी, 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर को हम किससे डिवाइड करें, तो दोनों की चाल से। एक की चाल 80 किलोमीटर है और दूसरे की 60 किलोमीटर है ना, दूसरे की 60 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से 120/20 इक्वल्स टू, यदि इसको मैं कैंसिल करता हूं तो ये आ जाएगा 6 आवर्स। कितने बजे के बाद, 6 आवर्स, 4:30 बजे के बाद, क्योंकि 4:30 बजे के बाद दोनों चल रही थी, तो 6 घंटे का समय लेती है। अब मैं दूरी कैसे निकालूंगा, दोनों दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी, तो मैं ये दूरी कैसे निकालूंगा, तो दिल्ली से चलने वाली जो ट्रेन है उसकी गति है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैं ये देखता हूं कि 6 घंटे से तो दोनों ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन जो ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही थी वो 2:30 बजे निकल चुकी थी, तो वो पहले 2 घंटे भी चल चुकी थी। तो ये टोटल मिला करके हो गया 8 घंटे का सफर। इस 8 घंटे के सफर को कितनी गति से चल रही थी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैं कहूँगा कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे को यदि मैं समय से गुणा करता हूँ तो 6 चौक 24, 8 6 48, 480 किलोमीटर, ये मेरा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। और ये ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है ए ऑप्शन पे। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अब यहां पर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रह जाता है कि सर हमने यहां पर 60 से ही मल्टीप्लाई क्यों करा। नंबर 2, आपने यहां पर 6 आवर में 2 आवर्स क्यों जोड़े, दोनों का कारण बताता हूं। पहली बात तो ये 2 घंटे इसलिए जोड़े, या फिर इस चीज से शुरू करते हैं कि 60 का मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि हमसे पूछा गया है दिल्ली से कितनी दूरी पर। तो दिल्ली से कितनी दूरी पर, तो दिल्ली की तरफ से कौन सी ट्रेन आ रही थी जो 2:30 बजे निकली है, यानी कि 2:30 पर। तो इसलिए हमने यहां पर 60 लिया। अब बात आती है ये 8 क्यों बना, तो 6 घंटे तो दोनों ट्रेनें एक दूसरे की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन एक ट्रेन 2 घंटे अतिरिक्त चल रही थी जब दूसरी ट्रेन नहीं चल रही थी। इसीलिए मैंने 6 घंटे में 2 घंटे को जोड़ा, क्योंकि मुझे इस चाल के साथ गुणा करना है, और यदि इस चाल के साथ मुझे गुणा करना है तो इसी का समय भी होना चाहिए। इसकी चाल तो इसका समय, उसकी चाल तो उसका समय। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे, इसीलिए इन दोनों का मैंने रीजन आपको बता दिया। ये हो गया 480 किलोमीटर। अब कोई डाउट नहीं होगा उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा दिमाग पे हमें जोर देगा, इसको आपको ध्यान से देखना है, लेकिन मैं बड़े सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं। क्या है प्रश्न, एक दिन, है ना, थोड़ा सा आप लैंडस्केप पे देख लेना क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, है ना। और एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हिंदी के हिसाब से हम इसको थोड़ा एनलार्ज कर देते हैं ताकि चीजें दिखने लग जाए, ठीक है। चलिए, तो हमने यहाँ पर ये प्रश्न को इस तरीके से कहा कि एक दिन एक व्यक्ति सुबह, यानी कि एक व्यक्ति 7 बजे प्रातः 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल द्वारा अपने किसी संबंधी से मिलने चला। ठीक है, जैसा बोला वैसा करते हैं। तो यहाँ पर हमें कहा गया कि यहाँ से वो व्यक्ति निकला है अपने घर से, ठीक है, ये अपने घर से निकला, ऐसे समझ लो। यहाँ से निकला, कितने बजे निकला, सुबह 7 बजे AM पर निकला। कितने गति से निकला, 9 किलोमीटर पर आवर गति से निकला। आगे बढ़ते हैं।
कुछ दूर चलने के बाद उसकी साइकिल खराब हो गई। हमने माना कि उसकी साइकिल यहाँ पे खराब हो गई, यहाँ पर साइकिल खराब हो गई, जिससे वह वहीं रुक गया तथा 35 मिनट आराम किया। तो उसने यहाँ पर आराम कितनी देर किया है? 35 मिनट। ये डेटा को हमें समझना है। करके 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो वापस आ गया, मतलब वो उससे आगे नहीं गया, वो उससे वापस आ गया। तो जाते वक्त चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा थी, आते वक्त 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो ये इस तरीके से वापस आ रहा है। प्रश्न में कहा पैदल चलकर 1 बजे अपहरान यानी कि दोपहर में वो वापस आ गया। तो वापस अपने घर पे वो 1 PM पर आया है, वापस आ गया। घर से कितनी दूरी चलने के बाद उसकी साइकिल खराब हो गई? मतलब इस जगह से इस जगह के बीच की दूरी आपको पूछी जा रही है। कैसे करेंगे, ध्यान देना। एवरेज स्पीड पर बेस्ड क्वेश्चन है। पहली बात तो हमको पता होना चाहिए कि जो औसत चाल होती है वो क्या होती है। तो ये जो औसत चाल होती है ये होती है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। और क्योंकि यहाँ पर जितना हम जा रहे हैं उतना ही वापस आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर स्पेशल केस लगेगा 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2। और इन दोनों की सहायता से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो ध्यान देना कैसे करेंगे। कुल दूरी जितना जा रहा है उतना ही आ रहा है, तो ये 2 डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की d और यहाँ से यहाँ तक की d, तो ये हो गया 2d। कुल समय कितना लग रहा है? कुल समय हमें इनडायरेक्टली दिया हुआ है। देखो 7 बजे गया था, 1 बजे वापस आया है, तो कुल 6 घंटे उसने सफर किया है। कुल समय कैसे निकालेंगे? 6 घंटे पूरा मत रख देना यहाँ पर, 6 घंटे गुणा में 60 यानी 360 मिनट वो पूरा नहीं चला है। ये बात को ध्यान देना, वो चला है 35 मिनट छोड़ करके, क्योंकि 35 मिनट उसने आराम करा है इस 360 मिनट में से। तो मैं यहाँ पर इसमें से ये 35 जो है घटा देता हूं, तो यहाँ पर बच जाएगा 325 मिनट। ये 325 मिनट तो मैं यहाँ पर रख दूंगा 325। अब क्योंकि 325 मिनट में है इसीलिए मुझे इसे आवर्स में चेंज करना पड़ेगा, इसीलिए मैं इसका डिवाइड कर देता हूं 60 से। ये हो गया आवर्स में टाइम, घंटे में टाइम। इसके बाद में 2 टाइम्स ऑफ S1। S1 कितना है 9, S2 कितना है 3.5। नीचे में इन दोनों को जोड़ दूंगा 9 प्लस 3.5। अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, तो ये 60 ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 से ये वाला 2 तो आप कैंसिल कर दो, तो ये d इंटू 60 अपॉन 325। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं 9 हो गया इंटू 3.5 हो गया डिवाइडेड बाय 12.5 यानी कि 9 प्लस 3.5 यानी कि 12.5। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा अलग कलर का पेन ले लेते हैं, ध्यान देना। तो यहाँ पर ये डेसिमल से ये डेसिमल कैंसिल हो गया, और क्या है तो हम 25 से काट देते हैं। तो 25 पंजे 125, 25 से काटेंगे तो 25 एकम 25 बच गया 3 बच गया यहाँ पर 7, 25 तिया 75, तो यहाँ 13 आएगा, है ना, थोड़ा ध्यान से देखना है, 13 आएगा। अब यदि मैं 5 से काटता हूँ तो ये 7 बार कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको 3 से काटता हूँ तो ये 3 बार, और ये 20 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ। अब ध्यान देना है, हमको तो d पता करना है, हमको तो d पता करना है। तो d जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? ये देखो 7 तिया 21, ये 3 को इससे गुणा कर दिया, ठीक है। ये 13, तो ये 13 भी इधर ले लिया, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 20। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो 13 एकम 13 की 3 हासिल का 1, 13 दूनी 26, 26 और 1 27, और ये हो गया 20। अब डेसिमल 0 से मैं लगा दूंगा, लेकिन पहले मैं 2 से इसको आधा कर देता हूँ। तो जब मैं इसको 2 से काटता हूँ तो 2 एकम 2, 2 तिया 6 बच गया 1, 2 तिया 6, 2 6 12 बच गया 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। अब डेसिमल लगेगा तो यह आ जाएगा 13.65 किलोमीटर। कैलकुलेशन आप अपने स्तर पे कर लेना, देख लेते हैं कि क्या इसका आंसर सही आया है। थोड़ा मैं इसको छोटा कर देता हूं ताकि एक साथ आपको सारी चीजें दिखाई देने लग जाएं, ठीक है। ये देखो छोटा छोटा करते
जाते हैं। और इसका आंसर आप देखोगे बहुत छोटा हो गया वैसे तो, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि आप समझ जाएं। 13.65 बी ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है। 13.65 इज द राइट आंसर, ठीक है। 13.65 13.65 है ना। देखो डिजिटल बोर्ड होने के बावजूद भी थोड़ी सी गणित में तो दिक्कतें जाती ही हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। एक दो बार फिर से चेक करना है ना, अपने स्तर पे कैलकुलेशन करना। चलो बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, ध्यान देना है। 2 वर्ष पहले इमरान, आसिफ और नसीम की औसत आयु कितनी थी? 35 वर्ष। कितने साल पहले? 2 साल पहले। यानी कि ये जो एवरेज दिया हुआ है आपको, ये कब का दिया हुआ है? 2 साल पहले का। कितने लोगों का? 3 लोगों का। तो ये हो गया 105। 35 दिया 105। ये इनकी उम्र थी कब? 2 साल पहले। तो यदि आज की बात करूं तो 2 साल पहले 2-2 साल सभी बढ़ जाएंगे, तो टोटल कितने साल बढ़ेंगे? 6 साल। कोई डाउट तो नहीं है, क्योंकि 2 साल इमरान भी बड़ा होगा, आसिफ भी बड़ा होगा और नसीम भी बड़ा होगा। तो इस प्रकार से 105 और 6 हो गया कितना? 111। ये तीनों की वर्तमान उम्र है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, है ना। वर्तमान उम्र है, ये तीनों की वर्तमान उम्र है। अब आगे बढ़ते हैं। 6 वर्ष पहले इमरान और आसिफ की औसत आयु कितनी थी? 26 वर्ष। तो यहां पर ये 26 वर्ष जो है, इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी 28 है, ओके। औसत आयु 28 थी, 28। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 2 से। तो ये हो गया 56। लेकिन ये जो एज का मतलब जो योग आया है, सम आया है, ये कहां से आया है? ये आया है 6 वर्ष पहले का। तो 6 साल दोनों बढ़ेंगे, तो 6 और 6 12 साल। तो 6 और 2 8, 5 और 1 6 ईयर। ये वर्तमान उम्र 2 लोगों की। अब मैं इनिशियल्स ले लेता हूं। आई इमरान के लिए, ए आसिफ के लिए और एन नसीम के लिए। ये तीनों का योग था। दूसरा जो योग था वो नसीम और आसिफ का था। अब हम बात करते हैं कि हमसे नसीम की आयु पूछी। देखो यहां पर ये जो दोनों का योग है, नसीम और आसिफ, इन दोनों को यदि 1 1 1 1 1 में से 68 को मैं माइनस कर दूं, तो यहां पर ये नसीम और आसिम, नसीम और आसिफ है ना, तो इमरान बच जाएगा। तो यहां पर ये दोनों की एज माइनस हो जाएगी। तो 11 में से 8 गया तो 3, है ना। वैसे तो आंसर आ गया है, क्योंकि इनिशियल के ऊपर सिर्फ एक ही जगह पर 3 दिख रहा है। फिर भी 10 में से 6 गया तो 4। 43 ईयर जो है वो इमरान की आयु आ जाएगी। तो यही पूछा भी गया था, है ना। सॉरी, वर्तमान नसीम की आयु। एक मिनट, है ना, शायद मुझसे गलती तो नहीं हो गई। इमरान, आसिफ और नसीम की औसत आयु, इमरान, आसिफ और नसीम की आयु दी हुई है। फिर आसिफ, इमरान और आसिफ की आयु, मैंने यहां पर लिख गलत दिया। इमरान और आसिफ, ये आयु का योग है इमरान और आसिफ का, ठीक है। 68 ईयर वर्तमान का। तो यहां पर जो आखिरी में जो बचेगा वो कौन बचेगा? नसीम, है ना। यहां पर भी कंफ्यूजन ना हो जाए आपको, इसीलिए मैं थोड़ा इसको करेक्ट कर देता हूं। a प्लस n, है ना। तो यहां पर जो योग दिया हुआ है वो इन दोनों का दिया हुआ था। ये इसकी जगह पर हमने 111 में से 68 माइनस किया तो 43 आंसर आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक कार ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी 60 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा बी से सी तक 90 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या है? चलो ठीक है, देखते हैं। औसत गति पूछी है, एवरेज स्पीड। तो भाई सिंपल सी बात है, पहले तो टोटल डिस्टेंस देख लो। टोटल डिस्टेंस कितनी आ रही है? टोटल डिस्टेंस 60 किलोमीटर और दूसरी कितनी है? 90 किलोमीटर, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस हो गई 60 प्लस 90 डिवाइडेड बाय। आगे बढ़ते हैं। फिर हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ? ये स्पीड पहली वाली है और ये दूसरी स्पीड है। तो हम यहाँ पर ये करेंगे 60/40 प्लस
90/60। ये कैसे किया मैंने भाई, हमको एवरेज स्पीड जब भी निकालनी होती है तो d1 + d2 अपॉन d1/s1 d2/s2। ये बड़ी सिंपल सी बात है, बेसिक कॉन्सेप्ट यदि आपको पता है तो। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर आ जाएगा 150, यहाँ पर हम इसको 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो इसको छोटा कर देते हैं, वैसे ज़्यादा सरल हो जाएगा। तो ये 2 से काटेगी और ये 3, ये 3 से 2 बार और ये 3 से 3 बार। तो ये जो है वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 3/2, क्योंकि ये 2 बार आया है, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 3 से ये 150 कितनी बार, 50 बार। तो 50 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ जाएगा। ये रहा ए ऑप्शन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ गए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहले, एक लड़का एक लड़की एक साथ मिलकर किसी टैंक को पानी से भरते हैं। लड़का 4 लीटर पानी प्रत्येक 3 मिनट में तथा लड़की 3 लीटर पानी प्रत्येक 4 मिनट में भरती है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है ना। कितने समय में 100 लीटर पानी टंकी में भर जाएगा? देखो, आप इस बात को समझें कि यदि आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा हुआ है तो यहां पर कैपेसिटी पे पूरा खेल चलता है। यानी कि यदि मैंने आपसे कहा है, हिंदी में कहा है कि यदि आप समय, है ना, समय और क्षमता की बात करें तो इनके बीच में एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है? कि समय व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षमता के, यानी कि जो टाइम होता है, टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटी। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब कैपेसिटी के ऊपर पूरा का पूरा प्रश्न चला जाएगा, कैसे हम निकालें कैपेसिटी। तो यहां पर पहले कहा है कि ये जो बॉय यानी कि लड़का है, ये 3 मिनट में, मैं उल्टा पढ़ रहा हूं, 3 मिनट में 4 लीटर जो है वो पानी भर देता है। तो 1 मिनट में उसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 4/3 लीटर। उसी के साथ गर्ल्स की बात की, यानी कि लड़की की बात की गई है। लड़की 3 लीटर पानी 4 मिनट में भरती है, यानी 4 मिनट में 3 लीटर पानी लड़की भरती है। तो 1 मिनट में कितना भरेगी? तो 3/4 लीटर, ठीक है। इसके बाद में यहां पर क्योंकि मेरे पास में दोनों डेटा आ गए हैं, ये देखो 1-1 मिनट के, इसीलिए मैं कहूंगा कि ये लड़के की कैपेसिटी है, ये लड़की की कैपेसिटी है। अब आप ये समझिए टोटल वर्क कितना है। तो मैंने आपको एक चीज बतानी है, यदि आप वर्क को कैपेसिटी से डिवाइड करोगे, है ना, यदि आप वर्क को कैपेसिटी से डिवाइड करोगे तो आपको टाइम मिलेगा। दूसरी बात, यदि आप वर्क को टाइम से डिवाइड करोगे तो आपको कैपेसिटी मिलेगी। अब ध्यान देना, यहां पर हमें चाहिए क्या? हमें टाइम चाहिए। तो हम यहां पर वर्क जो कि हमारा कितना है, 100 लीटर, ठीक है, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? कितने समय में? तो हमसे टाइम पूछा गया है तो कैपेसिटी। तो ये रही लड़के की, ये रही लड़की की कैपेसिटी, दोनों की कैपेसिटी इसको जोड़ देंगे, 4/3 + 3/4। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होगे। अब ध्यान देना, यहां पर मैं जब इसको सॉल्व करता हूं तो यहां पर ये हो गया 100, अब एलसीएम ले लोगे तो ये 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना, 12 3 तो 4 चौक 16 प्लस 12 4 तो 3 3 तिया 9। अब ये हो गया 100 × 12 डिवाइडेड बाय 16 और 9 25, 25 चौक 100, 12 चौक 48, यानी 48 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। तो 48 कहाँ दिख रहा है? 48 मिनट ये दिख रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ गए होगे बढ़िया तरीके से। चलो अब बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, 7th क्वेश्चन है, 729 मिलीलीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, यहां पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, इसको सही कर देते हैं, 7:2, 7:2 है। ओके, 7:2 है। इसमें कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए? देखते हैं।
तो ध्यान देना, यहां पर हमसे कहा गया कि ये जो रेशो है 7:2 है, किसका? 729 मिलीलीटर पानी का या मिश्रण का। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि 7 and 2 9 इक्वल्स टू 729। कैसे? दोनों मिलकर के 729 बनेंगे, तो 7 लीटर यदि ये है तो 2 लीटर ये है, तो टोटल हो गया 9 लीटर। 9 लीटर यानी कि इसको हम सॉल्व करें तो 9 एकम 9, नामी 8 72 और 9 एकम 9, यानी कि जो एक का अनुपात होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 81 के। ये बात आगे के लिए ध्यान रखना। अब ध्यान देना कि आपको पूछा गया है कि ये जो है ये मिल्क है और ये जो है ये वाटर है, आपको कितना वाटर और डालना है कि ये जो रेशो है ये 7:3 हो जाए। मतलब नया वाला जो रेशो है वो 7:3 होगा। तो पहले वाला रेशो क्या था? 7:2। दूसरा क्या था? 7:3। यानी कि यहाँ पर मिल्क में कोई बदलाव नहीं किया, मतलब वो 7 का 7 रहा। लेकिन आपने वाटर को जब बढ़ाया तो कितना बढ़ाया? तो यहां पर रेशो के हिसाब से +1 बढ़ाया। पहले 2 था, अब 3 हो गया, तो कितना बढ़ाया? 1। अब यहां पर हम देखें तो 1 का वैल्यू हमको पहले से ही कितना है रेशो में? 81, 81। तो यहां पर 1 इक्वल्स टू 81 और हमसे पूछा गया कितना मिलाया, तो हमने कहा 1 रेशो के हिसाब से और 1 का वैल्यू 81, इसीलिए हम कहेंगे 81 ml मिलीलीटर। ठीक है, तो यहां पर कहीं पर 81 दिख रहा है क्या? 81। देखो, उम्मीद करता हूं समझ गए होगे, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपने मिल्क नहीं मिलाया इसलिए ये 7 का 7 रह गया। रेशो के हिसाब से वाटर 2 का 3 हो गया, तो आपने रेशो के हिसाब से कितना रेशो बढ़ाया? 1। उसी हिसाब से 1 का मान कितना था रेशो में? 81, इसलिए हमारा आंसर आ गया 81। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। ठीक है, आज जो है थोड़ी तकलीफ सी हो रही है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 18 दिनों में, बी 27 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने के 3 दिन पहले बी ने क्या कर दिया? काम छोड़ दिया। तो पूरा काम कितने दिनों तक चला? ठीक है, देखो यहां पर आपसे जो जानकारी साझा की गई है वो ये है कि ए और ये बी है। ए किसी काम को 18 दिन में कंप्लीट करता है और बी जो है वो 27 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, लेकिन काम समाप्त होने के 3 दिन पहले, अब यहां पर एक बेसिक चीज है वो समझ लेना। सबसे पहले तो आप पता कर लो एलसीएम निकाल करके कि टोटल मिला के दोनों काम को कितने हिसाब में बांट रहे हैं। तो इनका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 54। 54 हिस्सों में काम को बांटेंगे, तो हम पहले कैपेसिटी निकाल लेते हैं ए की। तो 54 में से 18 गया, यदि 18 को डिवाइड करेंगे तो 18 तिया 54, ये 3 कैपेसिटी आ गई। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये चीज समझाई थी कि यदि आप वर्क को यदि टाइम से डिवाइड करेंगे तो कैपेसिटी आएगी, मैंने अभी समझाया था। और यदि वर्क को कैपेसिटी से डिवाइड करेंगे तो टाइम आएगा। तो आप कहेंगे कि सर यहां पर वर्क थोड़ी है, ये एलसीएम जो होता है यही वर्क होता है टाइम एंड वर्क के चैप्टर में। जो एलसीएम आप निकालते हो वही वर्क होता है। ठीक है, तो यहां पर इस 54 को यदि आप ए के टाइम से डिवाइड करोगे तो ए की कैपेसिटी मिल गई। यदि इस 54 को यानी वर्क को बी के टाइम से डिवाइड करोगे तो कैपेसिटी मिल जाएगी। तो 54 को यदि 27 से डिवाइड करें तो ये 2 कैपेसिटी बी की आ गई। दोनों की कैपेसिटी पता चल गई। ध्यान रखना, ये जो कैपेसिटी होती है ये 1 डे, 1 दिन की होती है। अब हमसे कहा गया कि लेकिन काम समाप्त होने के 3 दिन पहले काम छोड़ दिया है बी ने काम छोड़ा। तो हम कहेंगे कि भाई ए ने तो काम नहीं छोड़ा, तो यदि ए टोटल दिन काम करता तो हमने कहा काम कितने दिन तक चला है? x दिन तक। कितने दिन तक? x दिन तक। तो हमने कहा टोटल मिला के ए 3 एक दिन में काम करता है, एक दिन में 3 काम करता है, या एक दिन में 3 पेड़ लगाता है, या एक दिन में 3 लड्डू खाता है। तो हमने कहा कि टोटल x डेज तक ये काम चला है। कितने दिन तक? x डेज तक। तो एक दिन में 3, तो 2 दिन में 3 गुणा 2, 3 दिन में 3 गुणा 3, तो x डेज में 3 इंटू x, ये हो गया ए का काम। अब बात करते हैं बी की। तो बी जो है वो एक दिन में कितना काम करता है? 2 हिस्सा।
एक दिन में 2 पेड़ लगाता है, एक दिन में 2 आम खाता है, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन वो 3 दिन पहले काम छोड़ रहा है, मतलब टोटल डेज में से, x डेज में से 3 दिन नहीं कर रहा है, तो कितने दिन कर रहा है, x माइनस 3 डेज। इस प्रकार से ये a का काम, ये b का काम, दोनों मिलकर के काम करेंगे तो काम कितना है, 54। बस इतना सा काम था। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो गया 3x, ये 2 अंदर जाएगा, 2x माइनस में 6 इक्वल्स टू 54, 3 और 2 5x बराबर 60, उधर 6 उधर जाएगा तो 60 हो जाएगा। आप इसको यदि 5 से काटोगे तो 5 12 बार कट जाएगा, तो x का वैल्यू आ गया आपका 12 डेज। बड़ा सिंपल तरीके से। तो कहीं आंसर दिख रहा है क्या? यस, 12 डेज इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक कार कोई यात्रा 18 घंटे में तय करती है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस हम टोटल टाइम दे दिया कि एक कार एक जगह से दूसरी जगह जाने में टोटल 18 घंटे का समय लेती है। यदि आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष दूरी, अब शेष यदि वो बोल रहा है तो शेष में भी आधा ही आएगा, क्योंकि उसने पहले ही आधा बोल चुका था। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, तो कुल तय की गई दूरी बताओ। तो ध्यान देना, डिस्टेंस हमसे पूछी है, हम ये बोलेंगे कि सर टोटल टाइम हमें दिया हुआ है, और ये जो टोटल टाइम है ये 2 भागों में बटा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 स्पीड दी गई है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर 2 टाइम होंगे। तो पहला टाइम प्लस दूसरा टाइम, क्योंकि हमें पहला टाइम नहीं पता तो हम कहेंगे डिस्टेंस अपॉन 40। कैसे? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ से डिस्टेंस अपॉन स्पीड मैंने रख दिया t1 की जगह। वैसे ही d अपॉन 60, क्या क्यों करा मैंने d और d ही क्यों लिया? आधी दूरी को d मान रहा हूं तो आधी को भी मुझे d ही मानना है। अब मैं इसको यदि सॉल्व करता हूं तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? तो ये 240 एलसीएम आ जाएगा। 240 को 40 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा, तो ये 6d हो गया। 240 को 6 से डिवाइड करोगे 60 से तो ये 4 आ जाएगा, तो ये 4d हो गया। टोटल टाइम हमें दिया हुआ 18, टोटल टाइम 18। अब ध्यान देना, 18 इक्वल्स टू 6 4 10d अपॉन में 240, ये 0 से 0 तो कैंसिल हो गया। अब आप क्या करिए, d इक्वल्स टू 18 इंटू 24 निकाल लीजिए। तो हम 18 को गुणा करें तो 18 चौक 72, हासिल का आ गया 7, 18 दूनी 36, 36 और 7 43, 43, 432 किलोमीटर ये हमारे पास में d का वैल्यू आया। लेकिन उसने पूछा हमसे कुल तय की गई दूरी। कुल का मतलब हो गया एक सेगमेंट आया है d, दूसरे भी d निकालो, तो इसका आपको ट्वाइस करना पड़ेगा, मतलब आपको 2d का वैल्यू पूछ रहा है, तो इसमें 2 का गुणा कर दो, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, तो ये हो गया आपका 864 किलोमीटर इसका आंसर, जो कि आपको ए ऑप्शन पे दिया गया है। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, ए और बी किसी काम को 9 दिन 15 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। यदि बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो ए काम शुरू करता है तथा ए काम शुरू करता है। एक एक दिन से दोनों बारी बारी करके काम कर रहे हैं, यानी पहले ए काम करने आएगा, फिर वो चला जाएगा, फिर बी करने आएगा, फिर वो चला जाएगा, फिर वापस ए आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों के लिए जैसे मैंने कहा कि हम टाइम एंड वर्क की जब भी बात करेंगे तो हमको सबसे पहले यहाँ पर ये चीज़ चेक करनी है कि हम एलसीएम निकाल लें। तो देखो, ए के बारे में और बी के बारे में ये जानकारी है कि ए 9 दिनों में काम करता है और बी 15 दिनों में काम करता है। यदि वे बारी बारी से काम करें तो सबसे पहले आपको एल यानी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस जब भी करते हैं तो कैपेसिटी निकाल लीजिए। कैपेसिटी कैसे निकालते हैं? पहले इन दोनों का आप एलसीएम निकाल लो, ठीक है। तो एलसीएम आ जाएगा 45, 45, ठीक है। अब ये जो 45 है यही एलसीएम आपका क्या होता है? वर्क होता है, यानी काम होता है। इसमें कंफ्यूज मत होना। तो ये वर्क आ गया, या यही इसी को एलसीएम कहेंगे। अब मैंने आपसे कहा था कि कैपेसिटी कैसे निकालोगे। देखो, फिर से मैं तीसरी बार लिख रहा हूं कि यदि वर्क यानी एलसीएम को टाइम से डिवाइड करोगे तो तुमको
कैपेसिटी मिल जाएगी। तो चलो ये कैपेसिटी निकालना है, तो ये एलसीएम 45 को 9 से डिवाइड करो टाइम से, तो कितना आ गया 5 कैपेसिटी आ गई ए की। 15 से डिवाइड करो तो 3 कैपेसिटी आ गई बी की। अब कैपेसिटी का खेल क्या है, हमेशा याद रखना, कैपेसिटी हमेशा 1 डे, एक दिन की ही निकलती है, ये भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा बारी बारी से काम करते हैं, मतलब कि यहां पर क्या होता है कि ये रहा ए, ये रहा बी। फर्स्ट पहले दिन या फिर एक एक दिन करते हैं, तो पहले दिन ए काम करेगा तो बी नहीं करेगा। दूसरे दिन यानी कि सेकेंड डे ए काम नहीं करेगा तो बी करेगा, इस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार से तीसरे दिन थर्ड डे फिर ए आएगा तो बी नहीं करेगा, फोर्थ डे ए नहीं करेगा तो बी करेगा। तो आप देखोगे कि 2 दिनों के बाद पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो अब इस रिपीटेशन में हम यदि बात करें तो ए पहले दिन आता है तो कितना काम कर देता है 5 भाग, बी दूसरे दिन आता है तो कितना काम कर देता है 3 भाग। तो दोनों मिल करके 2 डेज यानी कि दूसरे दिन तक कितना काम खत्म कर देते हैं, 5 और 3 8। तो दूसरे दिन यदि इतना खत्म करा तो 2 और 2 4 दिन के बाद में, तो 8 और 8 16। इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। टोटल आपका 2 दिन में काम कितना खत्म हो गया है, 8 भाग। आपके काम कितने हैं, 45। आप 8 को एक ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो जिससे कि आप 45 के पास में पहुंच जाओ। तो 8 पंजे 40, 5 से गुणा करूं तो इधर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि इक्वल है, जो उधर कर रहे हो वो इधर भी करना पड़ेगा। तो आप कहोगे कि 10 डेज 10 दिनों में 8 पंजे 40 काम खत्म हो जाएगा। अब ध्यान देना 40 काम खत्म हो चुका है। आप बोले सर आपने 6 का मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा, 6 का इसलिए नहीं करा क्योंकि यदि मैं 8 को 6 से गुणा करता तो 8 6 48, काम आपका 45 है, यानी कि 45 भाग काम करना है आपको। आप 48 भाग कैसे कर सकते हो, काम तो ज्यादा थोड़ी करना है, तो इसीलिए मैंने 5 का गुणा करा। अब ये हो गया 40, 10 दिनों में आपने 40 भाग काम खत्म कर दिया है। अब ए बी ऐसे करते करते 2 दिन खत्म हो चुके हैं। अब काम करने कौन आएगा, पहले दिन कौन आता है, ए आता है। ए एक दिन में कितना काम करता है, 5, और यदि 40 काम हो चुका है तो बचा काम कितना, 5 भाग। तो एक दिन और लगेगा और 5 भाग काम एक खत्म कर जाएगा। टोटल हो गए 45 काम, 45 भाग काम कितने दिन में, 11 दिन में। तो 11 डेज इसका आंसर आना चाहिए, 11 डेज, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। जितने सरलता से जो कोई नए बच्चे होंगे उनको भी यदि समझना है तो मैंने ये समझा दिया कैसे करना है। कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। यदि राम 42 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कार चलाता है तो वह बैंक नियत समय से 15 मिनट, ये मैं इसको मार्क कर देता हूं, 15 मिनट पहले पहुंच जाता है, परंतु 35 किलोमीटर प्रति घंटे से जाने पर नियत समय से 5 मिनट देरी से पहुंचता है, तो राम के घर से बैंक की दूरी कितनी है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यदि आपको डिस्टेंस पता करना है तो दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, पहली स्पीड और दूसरी स्पीड, 2 चीजें। दूसरी बात, एक लेट कितना हो गया और एक अर्ली कितना हो गया। तो लेट और अर्ली, तो यहां पर हम कहेंगे पहली जो चाल है वो 42 है, दूसरी चाल जो है वो 35 है। तो 42, एक मिनट, 42 इंटू 35, दोनों चालों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे हम दोनों चालों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, मल्टीप्लाइड में लेट और अर्ली 15 मिनट पहले पहुंच गया तो 15 मिनट अर्ली, और 5 मिनट देरी से यानी 5 मिनट लेट, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, 20 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, अब मैं ये क्यों कर रहा हूं, इसका बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने अपने वीडियोस में समझाया है टाइम डिस्टेंस में, तो वो देख लेना है आपको। अभी मैं सॉल्व कर रहा हूं, 20 से ये 3 बार, ये टोटल मिलकर के कितना बन जाएगा, 7, 7 अपना 35, 5 हो गया। चलो ठीक है, ये 3 से कितनी बार कट जाएगा, 14 बार, 14 पंजे 70 किलोमीटर डिस्टेंस आ गई। तो देखते हैं ये कहीं दिया हुआ है क्या, यस, सी ऑप्शन पे दिया हुआ है 70 किलोमीटर।
उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे कि कैसे मैं ये क्वेश्चंस कर रहा हूँ। नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लेलिस्ट पे चले जाना एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट की, वहाँ पर पुराने वीडियोस अभी, क्योंकि देख सकते हो डिजिटल बोर्ड पे ये लगभग मेरा पहला वीडियो है ना। तो जल्दी ही आपको सारे वीडियोस जो है डिजिटल बोर्ड पे मिल जाएंगे और एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखो, बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको अवेलेबल करवाने वाला हूँ, ठीक है। तब तक आप पुराने वीडियोस देख सकते हो जो मैंने जुगाड़ में बनाए हैं, आपको भी देखने में मज़ा आएगा कि डिजिटल बोर्ड का सफ़र कहाँ तक कैसे पहुँचा है, पहले किस जुगाड़ से मैं वीडियो बनाता था। चलो आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8,000 रुपए की पूंजी पर वार्षिक आधार पर परिकलित 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 1261 है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताओ। द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years कैलकुलेटेड एंड ऑन एनुअल बेसिस ऑन अ कैपिटल 8,000 इज ₹1261। द रेट ऑफ एनुअल इंटरेस्ट, हमें रेट पता करना है। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये जो रेट पता करने वाले क्वेश्चन होते हैं इसको हम कॉमन सेंस से करेंगे, ऑप्शंस की मदद से। ध्यान देना, यदि ये चैप्टर आपका नहीं हुआ है तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये कॉमन सेंस से समझ में आ जाए। पहली बात तो समय कितना दिया हुआ है, 3 साल का। उसके बाद में आपकी मूल पूंजी कितनी है, कैपिटल यानी कि मूलधन आपका 8,000, और ये जो है ये आपका है CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसके आधार पे जब भी रेशो की बात आएगी तो मैं यहाँ पर ऑप्शन देखूंगा। मैं कैसे विचार करता हूँ, यदि मुझे ऑप्शन में उसने परोस के आंसर दिया है तो मैं सबसे सरल ऑप्शन ढूंढूंगा, और मुझे सबसे सरल संख्या लगती है 10। यदि मैं 10% यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट मानता हूँ, यदि मैं 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑप्शन के हिसाब से मानता हूँ, तो 10% का मतलब हो जाता है रेशो में 1/10। 10% मतलब 10/100, तो यानी 1/10। इसका मतलब कि ये जो राशि है ये मेरा मूलधन है और ये जो राशि है ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब एक साल में 10 का 11 हो गया। कैसे 11 हुआ, 10 रुपए में 1 रुपया जोड़ दिया ब्याज का, तो मेरे को जेब में कितना मिलेगा, 11 रुपए एक साल में। लेकिन सवाल कितने का है, 3 साल का, तो मैंने इसकी घात कितनी लगा दी, 3। तो 1,000 रुपया बन जाएगा मेरा कितना, मेरा 1,000 रुपया बन जाएगा 1,331 रुपए। कितने साल में, 3 साल में। तो क्या मेरा राशि 1,331 बन रहा है क्या, नहीं, मेरा तो राशि 1,261 बन रहा है। मतलब मेरा सरल जो ऑप्शन है वो इसका आंसर नहीं है। अब इससे पीछे यानी सरल और कौन सा दिख रहा है मुझे, 5। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो खटाक से एक ही बार में आंसर ले आओगे। यदि मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% मानता हूं तो 5 का मतलब हो गया 5/100 यानी 1/20। यानी ये जो राशि है ये मेरी मूलधन है और ये जो राशि है ये मेरा ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज। कितने साल का, 1 साल का। तो मैं 20 रुपया लगाता हूं तो मुझे 21 रुपया मिलता है मिश्र धन के रूप में, ब्याज भी इसमें जुड़ गया। तो मैं क्या करने का कोशिश कर रहा हूं ये आप समझना, ठीक है। अभी ध्यान दो, अच्छा यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आपको कंफ्यूज नहीं कर दिया हो, फिर अभी पहले इसको समझा देता हूँ फिर मैं समझाऊंगा। ये 3 हो गया और यहाँ पर भी 3 हो गया। अब ये जो 20 है ये मेरा 3 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 8,000। यानी कि वास्तविकता में 5% के हिसाब से ये मूलधन कितना बन रहा है मेरा, 8,000। और मेरा जो मिश्र धन है वो कितना बन रहा है, तो ये बन रहा है 9261। 9261 ये मेरा क्या है, मिश्र धन, यानी कि ब्याज, मूलधन में मिला हुआ ब्याज। अब इसमें से यदि मैं ये घटा दूं तो इनका जो डिफरेंस बनेगा वो कितना बनेगा, 1261। ये 1261 मेरा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कितने साल का, 3 साल का, ठीक है। मैं यहाँ थोड़ा गड़बड़ कर गया। 1,000 रुपये मेरा मूलधन है, 1,331 ये मेरा क्या है, मिश्र धन है यानी कि अमाउंट है। और यदि मैं इसको इससे घटाता हूं तो ये 331 रुपये बनता है। 331 मेरा क्या बनेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये मेरा 331 यहाँ नहीं दिख रहा था, इसीलिए मैंने 10% आंसर नहीं माना था, इसलिए मैं 5% पे गया। 5% पर जब मैंने इसको सॉल्व किया तो 5% पे मेरा 1/20 यानी 20 का 21, कितने सालों तक, 3 सालों तक। तो 20 का 21, 20 का 21, 20 का 21, तो 3 साल में ये बन जाएगा 8,000 का 9,261। यानी मूल रूप से ब्याज मुझे मिलेगा 1261। इस प्रकार से मेरा जो आंसर होगा वो 5% सही आंसर होगा, ठीक है। ये मैंने ऑप्शन से बताया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार से है, 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपए का 5 वर्ष में मिश्र धन क्या होगा। आपसे पूछा है मिश्र धन क्या होगा। मिश्र धन यानी कि अमाउंट बनता है मूलधन और ब्याज को जोड़ करके, तो यहां पर हम ऐसा ही लिखेंगे क्योंकि ब्याज साधारण है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ध्यान देना, क्योंकि ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है इसीलिए मैं इसको इस तरीके से कर रहा हूं कि यहाँ पर 6% मुझे जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है और समय दिया है 5 साल का, तो 5×6 30% मुझे क्या मिलेगा, ब्याज। 30% मुझे क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। अब मेरा मूलधन कितना है, 2500, तो यहां पर मैं कहूंगा कि यदि मैं 2500 का 30% निकालने की कोशिश करूं तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 तिया 75 यानी कि 750 रुपए। अब 750 रुपए मुझे क्या मिला है, ब्याज। अब इस मूलधन की यदि मैं बात करूं तो मूलधन मेरे पास में कितना था, 2500 रुपए। इसमें मैं 750 रुपए को यदि जोड़ देता हूं तो 25 में 7 जोड़ेंगे तो 32 और 3250 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मिश्र धन के रूप में 3250। बी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन। नीरज एक व्यापार में 80,000 लगाता है। व्यापार शुरू होने के 3 माह बाद में मन्नू 60,000 की पूंजी के साथ उसमें शामिल हो गया। यदि 1 वर्ष के बाद उन्हें 25,000 का क्या हुआ, लाभ हुआ, तो लाभांश के रूप में मन्नू को क्या मिला। तो सिंपल सी बात है, व्यापार में जो जितना समय और जितना पैसा लगाता है उस हिसाब से उसको लाभ में हिस्सा मिलता है। तो यहां पर हमने कहा कि सर प्रॉफिट जो हो रहा है दोनों के बीच, एक तो है नीरज, एन फॉर नीरज, और दूसरा है मन्नू, एम फॉर मन्नू। तो यहां पर नीरज ने 80,000 रुपए लगाए, ध्यान देना 80,000 लगाए, और मन्नू ने टोटल मिला के 60,000 लगाए। तो पहले तो हमने जितने पैसे लगाए वो देख लिए, उसके बाद में समय कितना लगाया। तो प्रश्न कहा है 1 वर्ष, 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो इस व्यक्ति नीरज के बारे में ये जानकारी है कि ये पूरे 12 महीने व्यापार में रहा, क्योंकि इसके बारे में ये जानकारी नहीं है कि इसने व्यापार छोड़ा था। लेकिन मन्नू क्योंकि 3 महीने के बाद आया है इसीलिए ये व्यापार में 9 महीने तक रहा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और यहां से हमें इन दोनों के लाभ का अनुपात मिल जाएगा। तो अनुपात निकालने के लिए थोड़ी बहुत काटा पीटी करनी पड़ेगी। 1 2 3 4, 1 2 3 4 लिखने की जरूरत ही नहीं थी, जाने देते हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो 8 दूनी 16 अनुपात 9, ये हमारे लाभ का अनुपात आ गया। अब ये लाभ का अनुपात है और टोटल मिला के दोनों को लाभ कितना हुआ, 25,000 रुपए। तो 16 और 9 हो गया 25, 25 अनुपात 25,000 के बराबर हो जाएगा। तो 25 एकम 25, 25 एकम 25, एक जो हमारा अनुपात होगा 1 अनुपात 1,000 के बराबर हो जाएगा। तो प्रश्न में पूछा मन्नू को कितनी राशि मिली है लाभ के रूप में, तो यहाँ पर मन्नू का जो अनुपात है वो 9 है, तो 1 अनुपात 9 के बराबर, तो 9 अनुपात 9,000 के बराबर, और इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 9,000। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन में कहा गया वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे जब 140, 155, 155, 185 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में कितना बच जाए, शेषफल 5 बच जाए। मतलब इन ऑप्शन में से वो संख्या कौन सी है जिसको यदि हम ऊपर वाली संख्याओं से काटें तो हर बार 5 बच जाए। तो हम उल्टा करेंगे, हम ट्राई करते हैं कि यदि मैंने नंबर 140 लिया तो 5 जो बचता है उसको अलग कर दूं तो संख्या कितनी बच गई, 135। जो शेषफल बचता है उसको मैंने इसमें से माइनस कर दिया तो वास्तविकता में कितनी संख्या हो गई, 135। अब इस 135 को यदि मैं 30 से डिवाइड करता हूं तो क्या पूरा कट जाएगा,
पहली बात तो ये पूरा ही नहीं कटेगा, यानी कि ये 5 से ज्यादा शेषफल दे रहा है। ये लॉजिक समझ में आ जाना चाहिए। तो इसका मतलब मेरा ए ऑप्शन इसका आंसर नहीं है। तो खटाक से मैं कहाँ जाऊंगा, बी ऑप्शन पे। अब मैं देखता हूं कि यदि 140 में से 5 हटाने पर 35 यानी 135 बचा, तो क्या ये 15 से पूरा कट जाएगा? बिल्कुल, ये 135 15 से पूरा कटता है। दूसरे नंबर पे भी ऐसा ही ट्राई कर लेता हूं कि 155 में से ये शेषफल 5 को मैंने हटा दिया, तो मेरे पास जो नंबर बचा वो नंबर क्या होगा? वो नंबर होगा 150। ये भी तो 15 से कट जाता है। फिर 155 एक और बार है, 5 हटा दो शेषफल वाला, तो वास्तविक संख्या कितनी हो गई? 150 5 से कट जाता है, सॉरी 15 से कट जाता है। और अगली संख्या है 185, इसमें से भी ये शेषफल का 5 आप क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, तो कितना हो गया? 180। ये 180 क्या 15 से पूरा कट जाता है? बिल्कुल कट जाता है। मतलब कि 15 सभी नंबर को जस्टिफाई कर रहा है, इसीलिए हमारा सही आंसर जो होगा 15 होगा। और कोई भी नंबर नहीं है जो ऐसा कर सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी बात, जो मैंने बेसिक तरीके से समझाई कि शेषफल 5 को आप कैसे देखोगे। 140 में से यदि शेषफल 5 है तो 5 को हटा दिया तो वास्तविक नंबर 135 है, जिसे हमें काटना था। शेषफल तो 5 रहेगा ही रहेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नल एक्स एक टंकी को 25 मिनट में भर देता है। नल एक्स एक टंकी को 25 मिनट में भरता है, वाई उसे 30 मिनट में भरता है। यदि एक्स प्रति मिनट 120 लीटर 120 लीटर, यहां पर इस लाइन को मैं अंडरलाइन कर देता हूं, एक्स प्रति मिनट 120 लीटर पानी फेंकता है, तो नल वाई प्रति मिनट कितना पानी फेंकेगा? कोई बात नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। एक्स और वाई के बारे में यहां पर जानकारी दी जा रही है। क्या है जानकारी? ये रहा एक्स, ये रहा वाई। देखो, पानी फेंकने का मतलब क्या हो गया? कितना समय और कितना दर। तो यहां पर समय एक्स का दिया हुआ है 25 मिनट, और x के बारे में ये मल्टीप्लाई किया मैंने, ध्यान देना है, 25, और 1 मिनट में कितना फेंकता है? तो मल्टीप्लाई 120। उतना ही पानी y भी फेंकेगा। तो यहां पर हमें y के बारे में जानकारी है 30। 25 मिनट में, y 30 मिनट में। अब ये 25 मिनट की बात कर रहा है, तो प्रति मिनट कितना? 120 लीटर। उसी प्रकार से y की यदि हम बात करें तो 30 मिनट में भर देता है, तो कितने y प्रति मिनट कितना पानी फेंकता है? तो यहां पर हमने इसके लिए अननोन, यानी कि यहां पर हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ये लगा दिया। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। और यदि नहीं समझे तो एक और बात समझ लो, यहां पर रेट है ना, ये थोड़ा सा, रेट इनटू टाइम इक्वल्स टू कैपेसिटी। ये तब हम इस्तेमाल करेंगे जब हमें रेट, हिंदी में इसको दर कहते हैं, दर दी गई हो। और दर कैसे मिलती है? दर इसी भाषा में मिलती है, प्रति मिनट या फिर प्रति घंटा या फिर प्रति सेकंड। ऐसे शब्द जब भी आते हैं तो ये हमें रेट के बारे में बताते हैं। और जब भी रेट वाले सवाल होंगे तो रेट इनटू टाइम। जैसे उदाहरण के लिए फिर से बताता हूं कि आपको ये जो बाल्टी है या ये जो भी बर्तन है, इसकी कैपेसिटी पता करनी है। कैपेसिटी यानी इसकी धारिता, ये कितना पानी भर सकता है अपने अंदर। तो ये नल है मान के चलो, अब ये जो नल है ये इसको भरेगा। तो मान के चलो कि ये नल 5 लीटर प्रति सेकंड के हिसाब से पानी फेंकता है, यानी कि प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड में 5 लीटर पानी फेंकता है। तो अब मैंने घड़ी से देखा, 1 सेकंड 2 सेकंड, ये चालू कर दिया इसको। अब 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड, मैंने देखा कि 10 सेकंड लगे। कितने सेकंड? 10 सेकंड लगे और ये टंकी भर गई। तो मैं इसकी कैपेसिटी कैसे निकालूंगा कि यहां पर 5 लीटर प्रति सेकंड मुझे रेट दे के रखा हुआ है, 5 लीटर प्रति सेकंड। नंबर 2, टाइम कितना लगा? 10 सेकंड।
तो 5 गुणा 10 50 लीटर इसकी क्या हो गई कैपेसिटी। उम्मीद करता हूं ये जो मैंने ऊपर किया समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसको मैं जो है मिटा रहा हूं ताकि आपको लगता हो तो पीछे जाके फिर से एक बार देख लेना मैंने क्या समझाया कि यहां पर एक्चुअल में ये देखो, ये चीज क्या है, ये है टाइम, ये चीज क्या है, ये चीज है रेट, ये चीज क्या है, ये चीज है टाइम, और ये चीज क्या निकलेगी, ये चीज निकलेगी रेट। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है। तो यहां पर टाइम इनटू रेट यानी कैपेसिटी, और ये भी टाइम इनटू रेट इनटू कैपेसिटी, यानी कि जितना कैपेसिटी एक्स का है उतना ही कैपेसिटी वाई का भी है। ये इस प्रश्न में बोला गया है, देखो ना, जितने भर सकता, यदि नल वाई इतना पानी भर फेंकता है तो नल एक्स प्रति मिनट कितना पानी फेंकता है, और ये क्वेश्चन तभी बनेगा जब कैपेसिटी इक्वल होगी। तो यहां पर हम सॉल्व करते हैं, तो देखो फिर से मैं लिख देता हूं 25 इंटू 120 इक्वल्स टू 30 इंटू क्वेश्चन मार्क। 30 से टोटल मिला के ये 4 टाइम्स और 25 चौक 100 100 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि 100 इसका सही आंसर आएगा। 100 इसका रेट क्या है, पर मिनट, पर मिनट, तो इसका आंसर आ गया 100। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि पूरा डिटेल में मैंने समझाया है, अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना है। यदि राम और श्याम की आय में 9:13 का अनुपात है, श्याम और मोहन की आय में 4:7 का अनुपात है, तो राम, श्याम और मोहन की आय का अनुपात, ये गड़बड़ हो गया, यहां पर आय आएगा, है ना, आय का अनुपात बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, पहला है राम और श्याम, दूसरा अनुपात है श्याम और मोहन। चलो ठीक है ना, इससे ये कलर अच्छा लगता है, इससे आपको साफ दिखेगा भी। पहले आपको 9/13 ये रेशो दिया हुआ है, दूसरा है श्याम और मोहन 4:7। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए राम, श्याम और मोहन एक ही रेशो में चाहिए। तो इसको करते कैसे हैं वो देख लो। आपको इस 4 को 9 से गुणा करना है, 9 चौक 36, राम की वैल्यू आ गई। फिर इस 4 को आप 13 से मल्टीप्लाई करो तो 13 चौक 52 52, और फिर आपको 13 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 13 सत्ते 91 91, और ये आपके ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या, यस दिख रहा है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, ये रेशो एकदम बेसिक रेशो का कॉन्सेप्ट है, नहीं पता तो फिर प्लेलिस्ट पे जाओ, सब कुछ सिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक पैदल चलकर जाने तथा सवारी द्वारा वापस आने में कुल 4 घंटा 30 मिनट का समय लेता है, लेकिन वह दोनों दिशाओं में समान गति से सवारी से यात्रा करे तो 3 घंटे का समय लेता है। मतलब क्वेश्चन को समझो, जब वो जा रहा है तो पैदल जा रहा है, आ रहा है तो सवारी से आ रहा है, तो हम यहां पर कहेंगे कि P फॉर पैदल, S फॉर सवारी, दोनों को मिला करके 4 घंटा 4 आवर 30 मिनट का समय लगता है। और इसको आप यदि आप कन्वर्ट करो, आप इसको कन्वर्ट करो तो सिर्फ मिनट में लिख दो, तो 4 घंटे के अंदर 6 चौक 24 240 मिनट और ये 30 मिनट, तो टोटल हो गए 270 मिनट। आप इसको मिनट में बदल दो, तो पैदल और सवारी दोनों के साथ मिलकर के समय लगा 270 मिनट। अब हम बढ़ते हैं आगे। यदि, फिर से समझना, यदि वह दोनों दिशाओं में समान गति से सवारी से जाता है, यानी कि इधर से भी सवारी से गया, उधर से भी सवारी से आया, तो यहां पर हम कहेंगे सवारी से गया, सवारी से आया, तो उससे 3 घंटे का समय लगता है। तो 3 घंटे को हम फिर बदल देंगे किस में, तो यहां पर मिनट में, तो यहां पर 3 6 18 180 मिनट। क्या कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा, 60 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो यहां पर S तो 2 टाइम्स ऑफ S इक्वल्स टू 180, तो S इक्वल्स टू कितना हो गया 90 मिनट। S इक्वल्स टू कितना हो गया 90 मिनट। अब ध्यान दो, यहां पर आपसे क्या पूछा गया है, बताइए अगर व्यक्ति दोनों दिशाओं में कैसे चले, पैदल चले, दोनों
दोनों दिशाओं में यदि वह व्यक्ति पैदल चलता है तो कुल कितना समय लगता है। तो यहाँ पर p का वैल्यू चाहिए, तो इस इक्वेशन में हम कह सकते हैं कि p प्लस एस इक्वल्स टू 270। अब भी हमने निकाला, जहाँ पर s का वैल्यू ये 90 है तो p का वैल्यू हो जाएगा 270 माइनस 90 इक्वल्स टू 180। तो p का वैल्यू कितना आया 180। ढूंढने मत लग जाना ऑप्शन, ध्यान दो, दोनों दिशाओं में पैदल चले, दोनों दिशाओं में, तो यहाँ तो सिर्फ p का वैल्यू आया है, p जाएगा p वापस आएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ p इक्वल्स टू 180 इंटू 2 इक्वल्स टू 360 मिनट, 360 मिनट। अब ये जो 360 मिनट है, आपको सारे ऑप्शंस जो है वो लगभग आवर्स में दिए हैं, इसीलिए आप इसको किससे डिवाइड कर दीजिए 60 से, तो 6 आवर्स इसका सही आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से यहां पर हमने ये क्वेश्चन करा। बेसिक इक्वेशन ओनली। आखिरी के 2 क्वेश्चन और बचे हैं, ध्यान दे देते हैं। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन क्या कहा गया, यदि 10 आदमी, बड़ा डिटेलिंग क्वेश्चन है, डिटेल्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छे से देखना है। यदि 10 आदमी और 15 लड़के मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो पहले जो डिटेल लिखी है, जानकारी लिखी है, उसको हम देख लेते हैं। 10 आदमी हैं और 15 लड़के हैं, बॉयज हैं। ये जो पहला ग्रुप है, ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप कितने दिनों में काम खत्म कर रहा है, 15 दिनों में, 15 दिन में काम खत्म कर रहा है। आगे जो कहा गया, 16 आदमी और 20 लड़के मिलकर इससे तिगुने काम को कितने दिन में करते हैं। कितने लड़के, 16 आदमी और 20 लड़के, ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप कितने दिनों में काम कर रहा है, कितने दिनों में पूछा है, क्वेश्चन मार्क दिन, लेकिन ये एक काम कर रहा है और ये 3 काम कर रहा है, क्योंकि तिगुना काम बोला गया। आगे कहा गया कि 3 आदमी 2 घंटे में उतना ही काम करते हैं जितना 5 लड़के 3 घंटे में करते हैं। तो यहां से आपको कैपेसिटी दोनों की बराबर करने को कहा है। तो यहां पर मैं थोड़ी सी जगह में ये लिख देता हूं कि 3 आदमी गुणा में 2 घंटे बराबर 5 लड़के, है ना, कलर चेंज कर देते हैं भाई, है ना, तो 5 लड़के, है ना, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे, 5 लड़के गुणा में 3 घंटे, तो यहां पर 3 दूनी 6 आदमी बराबर में 5 तिया 15 लड़के। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कलर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलो मैं चेंज कर देता हूं, काहे कंफ्यूज होना। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो 3 दूनी 6 और 3 5 15, यहां से मुझे एक रिलेशन मिल गया कि कितने आदमी कितने लड़कों के बराबर हैं। अब इस इक्वेशन को फिर से देखो, प्रश्न में पूछा गया है कितने दिन में, तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो लगेगा यहां पर m1 d1 बटा w1 m2 d2 बटा w2। W1 की वैल्यू हमें पता है 1 काम है, W2 की वैल्यू पता है हमें 3 काम है। M1 और M2, देखो ये ग्रुप है जिसमें आदमी भी है लड़के भी हैं, आदमी भी है लड़के भी हैं। इस बात को ध्यान रखना, जब भी आप ये कॉन्सेप्ट लगाते हो तो जो M1 है वही M2 होना चाहिए, यानी ग्रुप नहीं होना चाहिए, एक ही जेंडर होना चाहिए, या तो वो लड़के हों या तो वो लड़कियां हो, या तो महिला हो या हो पुरुष। अब हम इसके लिए यहाँ पर इसको कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट कैसे करेंगे वो ध्यान देना। इस पूरे ग्रुप को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो मेरे पास रिलेशन है 2 आदमी 10 लड़कों के बराबर है। तो यदि मैं इन 10 आदमियों की जगह पर लड़कों को रखना चाहूँ तो इस इक्वेशन में मैं ये देखता हूँ कि यदि मैं 2 में 5 का गुणा करूँ तो 5 गुणा 2 आदमी, 5 गुणा 5 लड़के, मैंने 5 इधर भी गुणा करा तो ये 10 बन जाएगा, 10 आदमी, और ये हो जाएगा 25 लड़के। ये क्या किया समझ में आ गया होगा, क्योंकि मुझे इन 10 आदमियों की जगह लड़कों को रखना था, तो इन 10 आदमियों की जगह मैंने लड़कों की संख्या रख दी, और ये 15 लड़के पहले से ही थे, तो ये पूरा ग्रुप जो है वो 40 लड़कों में बदल गया है। उम्मीद करता हूं कि ये आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। ये मैंने इस तरीके से किया। अब
इस ग्रुप को भी मैं बदलूंगा सिर्फ लड़कों में, क्योंकि मुझे यहाँ लड़के चाहिए तो यहाँ पर भी लड़के चाहिए, तो यहाँ पर इन 16 को बदलूंगा। अब ध्यान देना, ये इक्वेशन को फिर से मैं यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ, 2 लड़के 5, 2 आदमी 5 लड़कों के बराबर, तो इसको मुझे बनाना है 16, तो मैं इस 2 में 8 का गुणा करता हूं, तो ये हो जाएंगे लड़के, और यदि 8 का इधर गुणा करा तो 5 गुणा 8 इधर भी गुणा करूंगा, ये आदमी ये लड़के, तो ये हो जाएगा 16 आदमी पानू आठू 40 लड़कों के बराबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये 16 आदमियों की जगह मैं 40 आदमी रख सकता हूँ, 40 लड़के रख सकता हूँ, और ये 20 लड़के पहले से ही थे, तो ये 40 और 20 हो गया 60 लड़के। तो पहला ग्रुप हो गया 40 लड़कों का। कितने दिन में ये काम करता है ये ग्रुप? 15 दिन में काम करता है। कितना काम? एक काम बराबर। दूसरा ग्रुप जो है पूरा का पूरा ये 60 लड़कों में बदल गया है। कितने दिन में हमसे पूछा गया, डी रख दिया हमने, और W2 जो है वो 3 था। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम थोड़ा सा कलर चेंज करके। 15 चौक 60, 4 से ये 10 बार, और ये हो गया डी का वैल्यू 30। 30 डेज जो है इसका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, डी 30 डेज, ये ए ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होता है, लेकिन इतना भी ट्रिकी नहीं होता कि आप कर ही ना पाओ, बस मैंने आपको लॉजिक बता दिया कैसे करना है, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं कि क्या है। अंतिम क्वेश्चन में कहा गया शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव 3 घंटे में किसी दूरी तक जाकर वापस आ जाती है तो दूरी बताओ। ध्यान देना, यहां पर आपको टोटल टाइम देके रखा हुआ है। टोटल टाइम आपको देके रखा हुआ है, और ये जो टोटल टाइम होगा ये काहे का है? जाने का और वापस आने का। तो जाने में लगा समय T1, आने में लगा समय T2। टोटल टाइम हो गया 3 आवर। अब T1 की जगह आप क्या रख सकते हो? तो पहले ही मैंने बताया, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपसे दूरी पूछिए, दूरी आपको पता नहीं तो टाइम की जगह आप रख दोगे D अपॉन एस। एस यहां पर क्या रखना है? तो ध्यान देना, ये चैप्टर है नाव और धारा, तो यहां पर जब हम ये बात करते हैं कि ये लहरें हैं और इसमें कोई नाव चल रही है, तो नाव 2 प्रकार से चलती है, धारा इस तरफ, नाव इस तरफ, यानी ये विपरीत हो गया। तो यदि मैंने x नाव की चाल मानी और y धारा की चाल मानी, तो ये विपरीत में घट जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से यदि ये धारा है, ये नाव है, आ रहा है समझ में? ये नाव है, और यदि ये x है और ये y है, तो x किलोमीटर प्रति घंटे से नाव चल रही है और उसी दिशा में धाराएं भी चल रही है, तो ये दोनों जुड़ जाता है। तो ये हो गया x प्लस वाई। अब ध्यान देना, यहां पर कंडीशन एक बार लगेगी जब विपरीत होगा और एक बार लगेगी जब समान होगा। तो यहां पर d, ध्यान देना, d एक में लगेगा x प्लस 1, तब जबकि धारा और नाव की दिशा समान है। तो एक बार जब जाता है तो d अपॉन एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और d अपॉन एक्स माइनस वाई आते वक्त हो जाएगा, क्योंकि जब नाव एक दिशा में जा रही है तो धारा थोड़ी बदल जाएगी, नाव बदल सकती है। तो नाव पहले उधर जा रही थी तो x प्लस वाई, वापस आ रही थी तो x माइनस वाई। अब ध्यान देना कि यहाँ पर 3, आपने x किसको माना? ध्यान देना, हमेशा जो नाव की गति होती है वो x होती है। याद, यहाँ पर मैं अलग से लिख देता हूँ, कहाँ लिख दूँ? यहाँ लिख देता हूँ कि x हमेशा नाव की गति होगा और हमेशा y धारा की गति होगा, ठीक है। ये दोनों चीजें मैंने आपके लिए लिख दी। अब आपको सिर्फ सॉल्व करना है। तो d मैंने कॉमन ले लिया, 1/x 5 y 3, तो 5 धन 3, 1/5 ऋण 3, ये हो गया आपका d। अब 1/8 प्लस 1/2, ठीक है। इसको मैं कहाँ सॉल्व कर दूं? यहाँ पर, इसको यहाँ सॉल्व कर देते हैं ना, ताकि आपके पास में ये डायग्राम बना रहे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 3 बराबर
डी ब्रैकेट में यहाँ पर एलसीएम आ गया 8, 1 धन है ना, एलसीएम 4, 4 और 1 2 4, तो यहाँ पर आ गया 3 बराबर डी 5/8, और इसको आप जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 8 40/5 इक्वल्स टू डी, और इसको जब 5 से काटोगे आप तो 5 8 5 8 3 24, गड़बड़ हो गया। आखिरी क्वेश्चन में थोड़ा सा जल्दबाजी में गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए, ठीक है ना, थोड़ा सा छोटा कर दिया मैंने इसको। क्या बात है, ओके चलो अब मैंने इसको सॉल्व करना है ना, तो इसको मैं फिर से सॉल्व कर रहा हूँ ताकि हमने जो इतनी मेहनत करी उसको हम खाली ना जाने दें। तो ये हो गया 3 है ना, डी ब्रैकेट में 8 एलसीएम आ गया, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 4 आएगा, तो डी बराबर में डी इंटू 5/8, 8 3 से गुणा होगा डी और 5 से डिवाइड होगा, तो डी बराबर 8 तिया 24, 8 तिया 24 बटा में 5, 5 चौक 20.8 किलोमीटर इसका सही आंसर आएगा 4.8 किलोमीटर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व किया, और ये रहा आपका मॉक टेस्ट 3 का कंप्लीट जो है एनालिसिस। दूसरी बात फिर से मैं बता दूं कि यदि आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करा है गूगल प्ले स्टोर से, तो मैं ये कहूँगा कि ये एप्लीकेशन जो है इसमें 600 आपको मॉक टेस्ट फ्री मिल जाएंगे, फ्री में ओनली ऐप जो कि आपकी सारी जो है ज़रूरतों को पूरा कर रही है। तो इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।